नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टॉम कोलमैन की एक किताब हॉरर्स ऑफ द नाइट और उसकी समीक्षा पर। ये एक हॉरर एंथोलॉजी है, मतलब इसमें कई छोटी छोटी डरावनी कहानियां हैं। हाँ, हॉरर जॉनरा वैसे भी काफी दिलचस्प है। तो देखते हैं इस किताब के बारे में समीक्षा क्या कहती है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब की कहानियों को, उसकी मतलब अच्छी बातों को और कमजोरियों को काफी बारीकी से देखती है। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि भाई इस किताब में क्या खास है, किसके लिए ये ठीक हो सकती है और कहाँ पर शायद थोड़ी कमी रह गई है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की दुनिया में उतरना, जैसा कि समीक्षा ने इसे देखा है। तो किताब का पूरा नाम है हॉरर्स ऑफ द नाइट, मोस्ट स्कैरी स्टोरीज टू पजल योर माइंड। लेखक हैं टॉम कोलमैन और ये जून 2021 में आई थी। हॉरर जॉनरा है और जैसा हमने कहा 3 अलग-अलग कहानियां हैं इसमें। हाँ, और देखिए हॉरर एंथोलॉजी या कहानी संग्रहों का ना यही एक फायदा होता है कि वो डर के अलग अलग शेड्स एक ही जगह दिखा देते हैं। अच्छा। पाठक को एक ही किताब में ना कई तरह के डर का अनुभव मिल जाता है। ये चीज कभी-कभी एक पूरे नॉवल से ज्यादा विविधता दे देती है। तो मतलब वैरायटी इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कहानियां कैसी हैं। समीक्षा के हिसाब से पहली कहानी है बेबी सिटर। राइचल नाम की एक टीनेजर लड़की है, एक अमीर परिवार के बच्चों की देखभाल करने जाती है। ये तो बहुत ही मतलब आम सी शुरुआत लगती है ना। बिल्कुल। और हॉरर में तो अक्सर यही होता है, जो आम या सुरक्षित लगने वाली सिचुएशंस होती हैं ना, वही सबसे ज्यादा डर पैदा करती हैं जब उनमें कुछ गड़बड़ होती है। हाँ। वो जिसे कहते हैं अनकैनी या परिचित का अपरिचित हो जाना। और समीक्षा भी यही कह रही है कि रात होते होते अजीब और खतरनाक घटनाएं होने लगती हैं। कहानी फिर खून खराबे की तरफ मुड़ जाती है, हाँ, वो जो सेफ सिचुएशन थी एकदम से पलट जाती है। बिल्कुल, वो अचानक जानलेवा बन जाती है। समीक्षा का जो विश्लेषण है वो इशारा कर रहा है कि ये कहानी होम इन्वेजन या मतलब घर की सुरक्षा टूटने के डर पर खेलती है। अच्छा। बेबी सिटिंग जैसी भरोसे वाली स्थिति का असुरक्षित हो जाना, अकेलापन, अनजान खतरा, ये सब मिलकर टेंशन बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी डर छिपा हो सकता है। दिलचस्प है कि कैसे बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन को इतना डरावना बना दिया। खैर, अब दूसरी कहानी पर आते हैं, डार्क साइड। ये एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है, सेलीन और डेमियन। डेमियन एक आर्टिस्ट है और उसका एक कमरा है, स्टूडियो जैसा कुछ, जिसमें पत्नी सेलीन का जाना मना है। अच्छा। बस यहीं से शक और रहस्य शुरू होता है। हाँ, ये तो वो ब्लू बियर्ड सिंड्रोम या वर्जित ज्ञान वाला सेटअप लग रहा है। वो दरवाजा जिसे खोलने से मना किया जाए, वो हमेशा जिज्ञासा भी पैदा करता है और डर भी। सही कहा। समीक्षा के अनुसार कहानी का जो तनाव है वो इसी बात से बनता है कि रिश्ते के अंदर आखिर क्या राज छिपा है। भरोसे की जगह शक आ जाता है और डर इस बात का होता है कि सच कितना भयानक निकलेगा। यहाँ वो अनदेखे का डर, अनकहे का खौफ वही कहानी को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ शायद साइकोलॉजिकल टेंशन ज्यादा है, खून खराबे से ज्यादा वो रहस्य और शक का डर। समीक्षा भी कहती है कि पाठक ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि भाई उस बंद कमरे के पीछे है क्या आखिर। बिल्कुल। और जब तक राज खुलता नहीं ना, पाठक की कल्पना शायद और ज्यादा भयानक तस्वीरें बनाती है। ये तकनीक सस्पेंस को बढ़ा देती है। सही है। और संग्रह की तीसरी कहानी है द कर्स ऑफ हर्नांडेस। इसमें एक नया शादीशुदा जोड़ा है, नए घर में शिफ्ट होता है। ये भी हॉरर में एक जानी पहचानी शुरुआत है, जैसे हॉन्टेड हाउस वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल क्लासिक सेटअप है। नया घर अक्सर अपने साथ पुराना अनचाहा इतिहास ले आता है। ये प्लॉट डिवाइस पाठकों को फौरन एक अपेक्षित डर के लिए तैयार कर देता है। उन्हें घर के अटारी में एक पुराना सूटकेस मिलता है और उसमें रखे कागजात पर उन्हीं का सरनेम लिखा है, हर्नांडेज। ये थोड़ा अजीब है, मतलब एक पर्सनल कनेक्शन जैसा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ये नाम का कनेक्शन कहानी को सिर्फ एक प्रेतवादित घर की कहानी से कुछ ज्यादा बना सकता है। समीक्षा शायद ये इशारा कर रही कि ये एलिमेंट कहानी में शायद किस्मत या किसी पर्सनल श्राप का एंगल लाता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या उनके अतीत का कोई हिस्सा उन्हें ढूंढ रहा है? ये सवाल कहानी को दिलचस्प बनाता है। और फिर जैसा कि ऐसी कहानियों में होता ही है, वो सूटकेस फेंकने के बाद घर में गड़बड़ शुरू हो जाती है। समीक्षा बताती कि परछाइयां दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं लगता, और एक लड़की का भूत भी। ओके। ये तो सीधा सीधा पैरानॉर्मल या अलौकिक हॉरर हो गया। जी हाँ, यहाँ भूत, प्रेत, श्राप और वो अनदेखी ताकतें, उनका डर सेंटर में है। समीक्षा के हिसाब से ये तत्व कहानी में अलौकिक दहशत पैदा करते हैं।
लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि कहानी का अंत अधूरा है, मतलब क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है, पाठक को कोई जवाब नहीं मिलता। ये थोड़ा निराशाजनक हो सकता है ना? हाँ, क्लिफहैंगर एंडिंग छोटी कहानियों में थोड़ी ट्रिकी होती है। ये पाठक को और जानने के लिए उत्सुक तो छोड़ सकती है, शायद किसी सीक्वल की उम्मीद जगा दे। लेकिन जैसा समीक्षा बता रही है, कई पाठक इसे अधूरापन मानते हैं। उन्हें लगता है कि कहानी पूरी नहीं हुई। सही बात है। उन्हें लगता है कि उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया गया। तो ये एक रिस्की क्रिएटिव चॉइस है जिसका रिएक्शन मिला-जुला हो सकता है। तो ये थी वो 3 कहानियां जैसा कि समीक्षा ने उन्हें बताया। अब जरा उन पॉजिटिव पॉइंट्स पर आते हैं जिनकी समीक्षा में तारीफ हुई है। एक मुख्य बात है किताब का माहौल यानी एटमॉस्फेयर बनाना। कहा गया है कि डर, रहस्य और कहानी के मोड़ों को अच्छी तरह बुना गया है, जिससे पाठक को असहज महसूस होता है। देखिए, हॉरर में माहौल ही सब कुछ होता है। ये सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि डिस्क्रिप्शन, आवाजें, कहानी की गति और जो कहा नहीं गया उससे बनता है। अच्छा। तो अगर समीक्षा कह रही है कि लेखक माहौल बनाने में कामयाब रहा है, तो ये एक बड़ी खूबी है, खासकर तब जब हम आगे कुछ कमजोरियों की बात भी करेंगे। इसका मतलब है कि कमियों के बावजूद किताब डर का एहसास कराने में तो सक्षम है। और माहौल से ही जुड़ी एक और अच्छी बात है कहानियों की विविधता। जैसा हमने देखा, तीनों कहानियां अलग तरह का डर दिखाती हैं। बेबी सिटर वाली में फिजिकल थ्रेट और तनाव, डार्क साइड में साइकोलॉजिकल रहस्य और हर्नांडिस कर्स में सुपरनैचुरल। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक ये विविधता पाठक को बोर नहीं होने देती। हाँ, ये एंथोलॉजी का एक मेन अट्रैक्शन होता ही है। हर पाठक की हॉरर में पसंद अलग हो सकती है। कोई स्लैशर पसंद करता है, मतलब जिसमें खून खराबा ज्यादा हो, कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो कोई धीमी गति वाला भूतिया डर। सही। तो विविधता होने से अलग अलग पसंद वाले पाठकों को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये किताब की अपील बढ़ाता है। समीक्षा में एक और प्रैक्टिकल बात कही गई है कि ये जल्दी पढ़ी जा सकने वाली किताब है। छोटी कहानियां हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। बिल्कुल। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन वैसे भी कम हुआ है और छोटी कहानियां या नॉवेला काफी पॉपुलर हो रहे हैं। वो फौरन कहानी का मजा या इस केस में फौरन डर का झटका देते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी एक प्लस पॉइंट हो सकती है। लेकिन हाँ, कहानी का दूसरा पहलू भी है। समीक्षा में कुछ अहम कमजोरियों का भी जिक्र है। सबसे पहले तो वही द कर्स ऑफ हर्नांडिस का अधूरा अंत, जिसकी हमने बात की। समीक्षा इसे एक बड़ी कमी मानती है। हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया, अधूरा अंत पाठकों को निराश कर सकता है। बिल्कुल, अगर कहानी कई सवाल खड़े करके बिना जवाब दिए खत्म हो जाए तो पाठक ठगावा सा महसूस कर सकता है। समीक्षा का ये कहना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि पाठक के एक्सपीरियंस पर बुरा असर डालने वाली बात है। एक और आलोचना जो सामने आई है वो है किरदारों का कमजोर डेवलपमेंट। समीक्षा का कहना है कि कैरेक्टर्स को गहराई नहीं दी गई है। उनकी बैकग्राउंड, उनकी फीलिंग्स, वो सब सतही लगती हैं। अच्छा। वो बस कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोहरे जैसे लगते हैं। हॉरर में ये एक थोड़ा नाजुक मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि डर पैदा करने के लिए सिचुएशन और घटनाएं ही काफी हैं, लेकिन समीक्षा शायद इस बात पर सवाल उठा रही है। जब पाठक किरदारों से जुड़ता है, उनकी परवाह करता है, तो उनके साथ जो भयानक होता है ना, वो ज्यादा असरदार लगता है। हाँ, ये बात तो है। अगर किरदार सिर्फ नाम है तो डर शायद दिमागी लेवल पर रहे, इमोशनल लेवल पर नहीं। समीक्षा का ये पॉइंट बताता है कि किताब शायद इस बैलेंस को बनाने में कहीं चूक रही। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। डर सिर्फ घटना का होता है या उस व्यक्ति का जिसके साथ वो हो रही है। इसके अलावा समीक्षा में लेखन की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है। ग्रामर की गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक्स और वाक्य संरचना की दिक्कतें। ओह। कहा गया है कि ये पढ़ने के अनुभव में बाधा डालती हैं। देखिए, टेक्निकल कमियां, खासकर स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां, पाठक का जो इमर्शन होता है ना, उसे तोड़ सकती हैं। हाँ, ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल। जब पाठक कहानी में डूबा होता है तो ऐसी गलतियां उसे अचानक बाहर खींच लाती हैं। ये ठीक वैसा है जैसे कोई थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं और बीच में ऐड आ जाए। हॉरर में जहां माहौल और पाठक का डूबे रहना बहुत जरूरी है, ये छोटी लगने वाली गलतियां भी एक्सपीरियंस को काफी कमजोर कर सकती हैं। और आखिर में समीक्षा ये भी बताती है कि कुछ पाठकों को कहानियों की गति, मतलब पेसिंग, बहुत तेज लगी। ऐसा लगा कि कहानियां सीधे मेन घटना पर कूद जाती हैं और वो जो टेंशन धीरे धीरे बिल्ड करने का मौका होता है वो गंवा देती हैं। रश्ड पेसिंग। हाँ, मतलब डर का माहौल बनाने में थोड़ी जल्दबाजी की गई है। इसे रश्ड पेसिंग कहते हैं। सही कहा। हॉरर अक्सर स्लो बर्न होता है, मतलब धीमी आंच पर पकने वाला। तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, अनिश्चितता गहराती है और फिर डर का क्लाइमैक्स आता है। बिल्कुल। अगर कहानी बहुत तेजी से सीधे डरावने हिस्से पर पहुंच जाती है तो पाठक को वो टेंशन और उम्मीद महसूस करने का टाइम ही नहीं मिलता। समीक्षा का ये कहना कि बिल्डअप कमजोर है
ये इशारा करता है कि किताब शायद जंप स्केयर्स पर ज्यादा निर्भर करती है, बजाय गहरे धीरे धीरे पनपने वाले खौफ के। तो हमने समीक्षा के जरिए किताब की कहानियों, उसकी खूबियों और खामियों दोनों को देखा। इन सब बातों को अगर समेट कर देखें तो इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? मतलब किताब कुल मिलाकर कैसी है इस समीक्षा के आईने में? देखिए, समीक्षा का जो ओवरऑल निष्कर्ष है वो एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। ये किताब उन लोगों के लिए एक ठीक-ठाक ऑप्शन हो सकती है जो फटाफट तेज गति वाली डरावनी कहानियां पढ़ना चाहते हैं और जिन्हें वैरायटी पसंद है। समीक्षा ये मानती है कि किताब माहौल बनाने में सफल है और कुछ मोमेंट्स वाकई डरावने हैं। लेकिन इसमें कुछ लेकिन भी जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल। समीक्षा साफ करती है कि अगर पाठक किरदारों में गहराई ढूंढ रहा है या कसी हुई भाषा, एरर फ्री एडिटिंग या फिर एक संतोषजनक अंत की तलाश में है तो उसे निराशा हो सकती है। अच्छा। ये डर का एक डोज तो देती है, पर शायद वो गहरी लिटरेरी सेटिस्फैक्शन या इमोशनल जुड़ाव ना दे पाए। समीक्षा का इशारा है कि ये किताब शायद हॉरर के फास्ट फूड जैसी है, तुरंत मजा देती है लेकिन शायद बहुत पौष्टिक या यादगार अनुभव ना हो। वैसे भी कहानी संग्रह अक्सर प्लॉट या कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय गहरे कैरेक्टर डेवलपमेंट के, और ये किताब भी शायद उसी ढर्रे पर चलती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा के अनुसार हॉरर्स ऑफ द नाइट एक ऐसा कलेक्शन है जो तुरंत डर की तलाश करने वालों को शायद पसंद आ जाए, जिसमें अलग अलग तरह के हॉरर कॉन्सेप्ट्स को ट्राई किया गया है, लेकिन किरदारों की गहराई, लेखन की सफाई और कहानी के समापन जैसे मामलों में ये थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। इस पूरी चर्चा से ना एक आखिरी विचार मन में आता है जो समीक्षा के पॉइंट से ही जुड़ा है। ये जो किरदारों के कम विकास और जल्दबाजी वाली पेसिंग की आलोचना है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी हॉरर कहानियों में आखिर ज्यादा मायने क्या रखता है। क्या वो प्लॉट ड्रिवन डर, यानी घटनाओं और ट्विस्ट से पैदा होने वाला अचानक का डर काफी है, या फिर कैरेक्टर ड्रिवन टेंशन जो किरदारों की साइकोलॉजी और पाठक के उनसे जुड़ाव से धीरे धीरे बनता है, वो ज्यादा स्थायी और गहरा असर छोड़ता है, भले ही कहानी छोटी क्यों ना हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल शायद हॉरर के हर फैन के लिए अलग अलग जवाब रखता है। क्या एक झटके वाला डर काफी है, या किरदारों से गहरा जुड़ाव डर को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है? वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है कि डर का कौन सा रूप पाठक पर ज्यादा गहरा असर डालता है, वो अचानक वाला झटका या धीरे धीरे कसता हुआ शिकंजा। इसी विचार के साथ टॉम कोलमैन की हॉरर्स ऑफ द नाइट की समीक्षा पर हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।